Jai Hind friends, today is Sunday and 11 June 2023. I'm going to discuss over here the Hindu editorial analysis. यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं, साथ ही साथ एडिटोरियल, उसके साथ पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन के साथ आपको सारी चीज़ें एक जगह पर प्राप्त हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ में बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि जो भी अपडेट यहाँ पे डालूँ वो आपको नोटिफिकेशंस के रूप में प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हड़बार की तरफ। यहाँ पे प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चंस जो पिछली बार मैं दिया था, तो ये पिछला वीडियोस में क्वेश्चन था, उसका रिवीजन और एक्सप्लेनेशंस आज आपको प्राप्त हो जाएगा। तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं आपके यहाँ पे ये पूछा था। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फिनेंस इनिशिएटिव और वर्ल्ड बैंक, इन सब में से किससे रिलेटेड है यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी आप देख सकते हैं IMF। ये दोनों के दोनों टूल्स जो हैं ये किसके हैं, IMF के हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ये चीज़ें हैं, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखेंगे ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो ये एक लेंडिंग फैसिलिटीज़ है, उधार देने वाली फैसिलिटीज़ है, बोरोइंग फैसिलिटीज़ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अगर कंसीडर किया जाए तो। और ये अवेलेबल होता है इनकी मेंबर कंट्रीज़, किसकी, IMF की मेंबर कंट्रीज़ को। अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर नीड होती है उसके लिए यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो जो RFI है ये क्रिएट किया गया था पार्ट ऑफ ब्रॉडर रिफॉर्म लाने के लिए, टू मेक IMF फिनेंशियल सपोर्ट मोर फ्लेक्सिबल। तो इसको मोर फ्लेक्सिबल बनाने के लिए रैपिड फिनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट लाई गई थी ताकि लोगों को, कंट्री को जब ज़रूरत हो तो यहाँ पे फिनेंसिंग की जा सके। दूसरी जो आती है RCF, वो भी IMF की ही है। तो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज़ यहाँ पे बात हो रही है देने की। तो ये प्रोवाइड करता है रैपिड कंसेशनल फिनेंशियल असिस्टेंस किस कंट्री को, स्पेशली किसको, लो इनकम कंट्री को। तो ये डिफरेंस है, स्पेशली इस यहाँ पे डिफरेंस को दिमाग में याद होना चाहिए ये चीज़ें। और लो इनकम कंट्रीज़ को और फेस कर रही है जो अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी BOP जिसका अनबैलेंस हो, बैलेंस नहीं हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो वहाँ पे उस कंट्रीज़ को यहाँ पे देने की बातें बोली जा रही हैं। आशा करते हैं पहला क्वेश्चंस की डिटेलिंग के साथ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा जो यहाँ पे देखते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कह रहा है इफ़ द इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ RBI इज़ लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पे खरीद लेती है अगर टू हाई इन्फ्लेशंस हो जाती है तो। इफ़ द रूपी इज़ रेपिडली डेप्रिसिएटिंग, RBI लाइकली टू सेल डाउन डॉलर, ये बातें बोली जा रही हैं। तीसरा जो बोला है, अगर इंटरेस्ट रेट USA यूरोपियन यूनियन का गिर गया तो यहाँ पे इंड्यूस करेगा RBI की डॉलर यहाँ पे ख़रीदा जा सके, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट है, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। इसके एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आपको बता दें, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है एक परचेज एंड सेल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आधार पे, और सेंटर इसके आधार पे स्ट्रीमलाइन करता है, मनी सप्लाई को चेक करता है, इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे देखता हुआ नज़र आ रहा है कौन, RBI ये सब चीज़ को देखता हुआ नज़र आ रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस की क्या उद्देश्य है, क्या एम है, तो ये कंट्रोल करता है, सप्लाई करता है कि मार्केट में कितनी मनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण इन्फ्लेशन और डिफ्लेशंस को कंट्रोल भी करने में RBI को मदद मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए आपको बता दिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्वेश्चंस 2-3 बार UPSC ने पूछे हुए हैं, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशंस इंपॉर्टेंट थी और मैंने दिया। दूसरी तरफ बोली जा रही है, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट इन ए फॉरेन इकोनॉमी कैन स्टिमुलेट एक्शंस ऑन पार्ट ऑफ RBI। तो ये कर सकता है, यहाँ पे चीज़ें बोली गई हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, जिसमें ऑप्शन बी कौन सा आता है आपका 2 और 3। तो पहला यहाँ पे गलत हो गया और 1 और 2 इज़ द राइट आंसर। आशा करते हैं ये डिटेलिंग यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, ये जो भी आपको यहाँ पे दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्क की तरफ। तो यहाँ पे
ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आज दिया गया है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शंस में ये नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या यूटी में पाए जाते हैं। कमेंट सेक्शंस में आप लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद भी रहेंगी, कल इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कैंप बेल नेशनल पार्क कहाँ पे है, गलाथिया नेशनल पार्क कहाँ पे है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ पे है, माउंट हैरियन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, सैडल बटन नेशनल पार्क। आपको बता दें इन दोनों से जो है क्वेश्चंस यूपीएससी में भी आए हुए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस यूपीएससी में आए हुए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चंस कराता हूँ वो आपको लोकेशंस के अनुसार पता होना चाहिए, उसकी डिटेलिंग भी पता होना चाहिए। इनमें से जो भी नेशनल पार्क आपको पता हो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें, ताकि उसकी डिटेलिंग हम कल देंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए रिपीटेडली रिवीजन एग्ज़ाम की सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन है, इसी से क्रैक किया जा सकता है एग्ज़ाम। अगर रिवीजन नहीं हो रही है तो समझ लीजिए आप गलत ट्रैक पे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पीआईबी न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट लेके आए हुए हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे है न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है सीधे लक्षद्वीप में ये चीज़ें ओपन हुई हैं। तो न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट लक्षद्वीप में ओपन हुई हैं। लक्षद्वीप क्या है, एक यूनियन टेरेटरी है, कहाँ पे, आपके अरेबियन ओशियन में। और ये किस चीज़ को फोकस करेगा न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट, तो ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करने की बात करी जा रही है जिसमें सेल्फ रिलायंट इंडिया आ सके, खास करके किसानों के लिए। तो वेजिटेबल सीड प्रोवाइड करी गई है और इंडिजिनस ब्रीड ऑफ मुर्गियों को, हेन को भी प्रोवाइड करी गई है, ताकि लक्षद्वीप पीपल के लिए कि वो अपने जीविका को आसानी से ले जा सकें। 1000 फार्मर को ये सुविधाएं दी गई हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी यहाँ पे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, लॉन्ग जंपर खिलाड़ी हैं श्रीश कुमार मुरली, तो वह भी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कहाँ पे, पेरिस डायमंड लीग में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भूलने का नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरी जो न्यूज़ आ रही है अभी रिसेंटली, तो अरेबियन सी में एक तूफान आया जो कि मैं 2-3 दिन से कवर कर रहा हूँ, साइक्लोन बाइपरजेव। तो ये साइक्लोन इम्पोर्टेंट है, लेकिन चौथा साइक्लोन अभी ये बोला जा रहा है जून 14 की बात करी जाए तो। कुछ साइक्लोन जो पिछले साल आए उनको हम देखते हैं। तो साइक्लोन वायु भी अरेबियन में आया जो 2019 में है। देखिए कोई भी चीज़ें लगाने के लिए आ जा सकता है कि वो अरेबियन में आए या बे ऑफ बंगाल में आए, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंट को समझना इम्पोर्टेंट है। साइक्लोन निसर्ग जो है 2020 में आया, साइक्लोन ताउते जो 2021 में आया, ये सारे वेस्ट कोस्ट में आए हुए हैं। तो वेस्ट कोस्ट में आपका भारत के अरेबियन सी ही पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझनी योग्य हैं जो अभी निकल के आ रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन। दूसरा जो न्यूज़ है वो लक्ष्मी अम्मा एक हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो प्रिजर्व कर रही हैं 90 इंडिजिनस ग्रेन, पल्सेस, सीड ऑयल, मिलेट, ये सारे के सारे बीजों को ये प्रिजर्व करती हुई नज़र आ रही हैं पिछले कई सालों से। तो अभी इनको गवर्नमेंट के नज़र में आई और इनको अवार्डेड भी किया गया है। तो ये चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट थी। लक्ष्मी अम्मा कहाँ से निकल के आती हैं, तो आपके तेलंगाना से निकल के आती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है वो है क्या, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। तो CACP रिकमेंड किया है किसको, सेंटर को, यानी यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यहाँ पे क्या कि यूरिया को किसके अंतर्गत लाया जाए, NBS के अंतर्गत लाया जाए, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दिया जाए। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यहाँ पे देने की बात करी गई है। और जो प्रॉब्लम है यूज ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी जब भी एक किसान होता है वो अपने फील्ड में एक प्रॉपर रेशियो में यूरिया का उपयोग न करके एक्सेस यूरिया का उपयोग करता है, तो इसलिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देने की बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, इसको शिफ्ट करने की बात करी जा रही है यूरिया से यहाँ पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो ये जो फर्टिलाइज़र हम लोग खेतों में उपयोग कर रहे हैं, ये इसकी इफ़िशियंसी जो चल रही है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती हुई नज़र आएगी। और ये ओवर डिकेड की बात करी जाए तो हमको इम्बैलेंस जो मिल रहा है हमारे
न्यूट्रिएंट में उसमें डिफिशियंसी, माइक्रो और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी कहीं ना कहीं गिरता हुआ नज़र आ रहा है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें, CACP का बैकग्राउंड में जाके हम डिटेलिंग को देखेंगे कि क्या कार्य करता है और कैसे ये चीज़ें फंक्शनिंग होती है। तो कमीशंस रिकमेंड किया है कि यूरिया को NBS में लाया जाए, जो कि खरीफ क्रॉप और 2023-24 के सीजन तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे हम CACF, जो कि आपके UPSC क्वेश्चंस में कई बार आ गया है क्वेश्चंस, इसलिए इसको हम बैकग्राउंड में जाके देखेंगे। तो आपको बता दें, CACF कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस एक डिसेंट्रलाइज एजेंसी है। किसके अंतर्गत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। अगर सेंट्रलाइज लिख दे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ये इस्टेब्लिश करी गई थी 1965 में और एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशंस के रूप में 65 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी CACF नहीं थी, लेकिन इसको 1985 में ये पूर्ण नाम CACF मिल जाता है। और इट इज़ एडवाइजरी बॉडी, नॉट स्टैचूटरी बॉडी। क्या होती है स्टैचूटरी बॉडी, वो आपको बता दें। जब भी कोई बिल जाती है पार्लियामेंट में, तो फिर वो पार्लियामेंट में एक्ट जो पास होता है वो स्टैचूटरी के रूप में पास होता है, यानी लॉ फ्रेम किया जाता है, उसके अनुसार पार्लियामेंट से गुजर के आती है, तो वो एक स्टैचूटरी बॉडी के रूप में क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे रिजोल्यूशंस, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसे ही पास हो गई तो वो कहीं ना कहीं क्या नज़र आती है, वो एडवाइजरी बॉडी के रूप में हो सकती है, स्टैचूटरी मतलब नहीं हो सकती वो। और दूसरी तरफ ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये भी याद रखने योग्य बात है। किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो सिंपल है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। इसका काम क्या है, क्यों इस्टेब्लिश करी गई थी ये बॉडी CACF, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है? तो ये जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए रिकमेंड करता है कि क्या एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, कुछ भी प्राइस हो, XYZ कुछ भी हो, क्या होनी चाहिए, वो MSP तय करता है CACP। और ये फिक्स नहीं करता, ये रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट यहाँ पे ये चीज़ें फिक्स करके तय करती है। तो क्योंकि एक एडवाइजरी बॉडी है, इसलिए तय नहीं कर सकता, रिकमेंडेशन ही गवर्नमेंट को कर सकता है, जो कि लॉजिक से आप क्लियर कर सकते थे। और दूसरी बात बोली जाए तो ये रिकमेंड करता है MSP कितने प्रोडक्ट के लिए? तो 23 जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए ये रिकमेंड करता है। जैसे कि 7 सीरियल, देखिए क्वेश्चंस यहाँ से UPSC बनाए हुए हैं, इसकी इंपॉर्टेंट को हमें समझना है। तो 7 सीरियल हैं, 5 दालें हैं, 7 तेल की बीजें हैं और 4 कमर्शियल क्रॉप हैं। तो ये दोनों आंकड़ों के रूप में भी ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर अगली बार यहाँ से आ जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो कौन कौन आता है? पैडी, वीट, मेज, सोरगुम, पर्ल मिलेट जो कि अभी न्यूज़ में है, बार्ली एंड रागी। दालों में आता है ग्राम चने का दाल, तूर, अरहर की दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और लेंटिल मसूर की दालें। 7वें जो ऑयल सीड है उसमें आता है ग्राउंड नट जो कि मूंगफली, रैप सीड जो कि अलसी का तेल, मस्टर्ड, सोयाबीन, शीशा मूंग जो कि तिल का तेल, सनफ्लावर, सैफ्लावर और नाइजीर सीड। यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है UPSC में रिसेंटली कई बार। 4 जो कमर्शियल क्रॉप इसमें ऐड हुए हैं वो क्या हैं? कोपरा, शुगर केन, कॉटन एंड रॉ जूट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, ये भी डिफरेंस आपको आनी चाहिए। कंपोजिशंस क्या होती है इस मेंबर में? तो चेयरमैन होते हैं, मेंबर ऑफ सेक्रेटरी होते हैं और 1 मेंबर ऑफिशियल्स होते हैं। 2 मेंबर नॉन ऑफिशियल भी होते हैं। ये नॉन ऑफिशियल्स कौन से मेंबर होते हैं? जो रिप्रेजेंट करें फार्मिंग कम्युनिटी या कोई एसोसिएशंस को फार्मिंग कम्युनिटी से जुड़ा हुआ। तो ये इसके 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। ये थी CACF की डिटेल। अब देखेंगे जो किसानों को गन्नों के शुगर कैन पे MSP मिलती है वो किसके तहत, उसको क्या बोलते हैं? तो जो गन्नों पे MSP मिलती है उसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बोली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, FRP इसको बोली जाती है। ये चीज़ें यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो गन्ने पे जो मिलती है MSP उसको FRP बोला जाता है। ये चीज़ें बाकी इन सब चीज़ों पे MSP बोला जाता है। तो फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस ये जो है मिनिमम प्राइस होता है जो किसानों को शुगर केन के रूप में मिलती है, कि जो भी फार्मर फैक्ट्रीज़ हैं वो फार्मर जो हैं डायरेक्टली अगर बेचते हैं तो उनको किस रेट पे
दाम मिलेगा। तो ये चीज़ें तय करती हैं और एफआरपी फिक्स किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये चीज़ें कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये तय करती है। याद रहे, ये बॉडी जो है तय करती हुई एफआरपी नज़र आती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चंस यहाँ से रॉन्ग हो सकते हैं। और रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉशन प्राइस, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सीएससीपी के अनुसार यहाँ पे रिकमेंडेशन जाता है, ये तय करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दे दे तो स्टेटमेंट गलत नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये तय करती है कौन? एफआरपी। तो किसानों को सही लागत मिल सके, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं सीएससीपी एफआरपी की डिटेलिंग और उनके कमोडिटी जो भी उनमें प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको यहाँ पे एक बार और बता दें, ये सारे के सारे प्रोडक्ट से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का स्टैंडर्ड क्या है अभी, उसको देख के यहाँ पे एडिटोरियल आई हुई है, तो उसको हम कवर करेंगे संडे को। कोई खास एडिटोरियल नहीं आती है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसकी सारी बैकग्राउंड एनालिसिस के साथ यहाँ पे चीज़ों को दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या WHO रिकमेंड कर रहा है और क्या इंडिया यहाँ पे चीज़ें देख रहा है, तो उसी को यहाँ पे सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इंडिया यहाँ पे एक्टिवली रीड्रॉ करने की बात कर रहा है पैरामीटर की, किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि जो मेजरमेंट हो रहा है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की, उसको किस प्रकार से मेजर करेंगे। तो वो क्या बोल रहा है, जो चाइल्डहुड स्टंटिंग है, देखिए स्टंटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, आपको मैं बताता हुआ चलता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो चाइल्डहुड स्टंटिंग नंबर जो है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जब जन्म होता है बच्चे का उस वक्त, तो ये सारे में कहीं ना कहीं असमानता नज़र आ रही है। WHO का जो रिपोर्ट इंडिया के अनुसार आया है, इंडिया के लिए आया है, उसमें कहीं ना कहीं असमानताएं नज़र आ रही हैं, यानी उनके पैरामीटर अलग तरीके से आंकड़े रिकॉर्ड पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े अलग प्रकार से पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसी को रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। यूनियन मिनिस्ट्री यहाँ पे क्या डेवलप करने की बात करी जा रही है, क्या रिलीज करी है, मैकेनिज्म एक करी है जो कि एस्टिमेट करेगा क्या, ट्यूबरकुलोसिस बर्डन इन द कंट्री। अगर पिछली बार बात करी जाए तो मिनिस्ट्री क्वेश्चंस करी थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है जो कि यूज हो गई है कोविड-19 डेथ के लिए, वो एक अनसाइंटिफिक तरीके से मेजर करके आंकड़े को रिकॉर्ड किए हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो आंकड़ों को WHO के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया था वो बहुत हाई था, लेकिन इंडिया में मरने वाली की संख्या लगभग बहुत कम बताई गई थी। ये सारी चीज़ें थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ड्रॉप किया गया, क्वेश्चंस को लेके, एनीमिया को लेके यहाँ पे चीज़ें ड्रॉप कर दी गई है। 3 वाइडली चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट इंडिकेटर को यहाँ पे दर्शाती हुई नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे चाइल्ड स्टंटिंग, दूसरी तरफ क्या है आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और तीसरी तरफ क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कंसीडर करके चलना होता है यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो ये देखिए चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, इसकी डिटेलिंग को देखेंगे, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता दें यहाँ पे मैं डाटा निकाल के लाया हूँ। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग दोनों इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, ये दोनों से क्वेश्चंस अलग बनाए जा चुके हैं और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस बना चुका है, इसलिए आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टंटिंग क्या होता है। यहाँ पे स्टंटेड बच्चों को दिखाया गया है और यहाँ पे वेस्टेड बच्चों को दिखाया गया है, तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो आपको बता दें स्टंटिंग का मतलब सीधे सीधे ये होता है बच्चे की जो हाइट होती है वो शॉर्ट होती है उनके उम्र के अनुसार। यहाँ पे बात करी जाए तो स्टंटिंग में क्या होता है, स्टंटिंग में इनकी जो हाइट यहाँ होनी चाहिए, ये देखिए हाइट यहाँ पे है, और एज जो है वैसे ही एक फैक्टर है, एज यहाँ की होनी चाहिए, लेकिन एज के अनुसार इनकी हाइट नहीं बढ़ती है, उसको हम स्टंटिंग बोलते हैं। यानी हाइट टू एज मैच नहीं करता है, हाइट टू एज
मैच नहीं करता है। टू शॉर्ट फॉर एज, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टू शॉर्ट फॉर एज अपनी है, तो इसी को स्टंटिंग बोला जाता है, जो कि 156 मिलियन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड इससे इन्फेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ 15 मिलियन चिल्ड्रन यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वेस्टिंग, तो वेस्टिंग क्या है, यहाँ पे जो है बच्चे क्या हैं, अपने हाइट को लेके वो बहुत पतले हैं, तो जो कि हेल्दी होने चाहिए, तो यहाँ पे पतले हैं, इसलिए इसको वेस्टिंग बोला जाता है। तो वेस्टिंग में क्या आता है, आपका वेट एंड आपका हाइट आ जाएगा। तो आपका वेट जो है आपके हाइट के रेशियो के अनुसार नहीं होगा, यहाँ पे ये बोली जा रही है। तो ये आशा करते हैं वेस्टिंग और स्टंटिंग दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ये जो चीज़ें हैं माल नरिशंस पूरी तरीके से अफेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। 1.9 बिलियन एडल्ट और 18 ईयर्स एंड ओल्डर आर ओवरवेट बोली गई हैं। 600 मिलियन ऑफ दीज आर ओबेस, तो ये इसमें से 600 मिलियन जो हैं ओबेसिटी के शिकार हैं। पूरे ग्लोब की ये आंकड़ा बोली जा रही है। 264 मिलियन की अगर बात करें तो वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आयरन एमिनेबल एनीमिया से यहाँ पे कहीं ना कहीं गुजरती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ उनको आयरन की कमी भी नज़र आ रही है। 462 मिलियन एडल्ट अंडर वेट माने गए हैं। तो ये जो आंकड़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। 42 मिलियन के चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स आर एज ओवर वेट, तो जो उनका वेट होना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा ही वेट उनका हो गया है। तो 42 मिलियन के आसपास ये चीज़ें चल रही हैं। कौन कहाँ पे किसको इम्पैक्ट कर रहा है, तो इंडिविजुअल लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है, हाउस होल्ड लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है, पॉपुलेशंस लेवल पे ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। किस तरीके से, तो अंडर नरिशंस में वेस्टिंग आ जाता है, स्टंटिंग आ जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से भी यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। तो ओवरवेट और ओबेसिटी भी कहीं ना कहीं इशू नज़र के आ रहा है। दूसरी तरफ डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो भी वो भी चलती हुई नज़र आ रही हैं। अगर बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ नहीं हैं तो ये यहाँ पे हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर मदर हेल्दी है तो उसका बच्चा हेल्दी होने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल हाउस होल्ड पॉपुलेशन सबको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पूरे लाइफ तक चलती हुई साइकिल नज़र आ रही है। अगर एक बार बच्चा पैदा हुआ उस हिसाब से तो उसकी मेंटल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी, उसकी सोशल कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी सब हैम्पर होती हुई नज़र आती है। तो इसलिए इसको डिटेलिंग में मैं कवर किया हूँ। दूसरी तरफ बात करी जाए क्या कार्य करना चाहिए, तो यहाँ पे एड्रेस करना चाहिए, देखना चाहिए माल नरिशंस जो कि इसेंशियल्स इशू है, ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी हैम्पर करती हुई नज़र आ रही है। न्यूट्रिशन एक क्रिटिकल है दोनों हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, इसलिए हमको न्यूट्रिशन पे फोकस करना चाहिए। तो गुड न्यूट्रिशंस मदर के लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए ज़रूरत है, तभी जाके ये चीज़ें चलेंगी। एजुकेशंस वाली फील्ड में परफॉर्मेंस तभी हो पाएंगी, और सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गर और इम्यून सिस्टम को, तभी जाके किसी प्रकार से बीमारी से, कोरोना से, हर प्रकार की आने वाली फ्यूचर में जो डिजीज हैं उससे लड़ने की शक्ति मिल सकती है। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे न्यूज़ एक निकल के आ रहा है, यूक्रेन के जनरल स्टाफ सैटरडे को एक हैवी बैटल के रूप में यहाँ पे बताते हैं और कहते हैं कि 34 क्लैशेस हो चुकी है प्रीवियस दिनों की। अगर बात करी जाए इंडस्ट्रियल ईस्ट की बात करी जाए अगर तो रशिया का फोर्स, यूक्रेन का फोर्स यहाँ पे लड़ रहे हैं आमने सामने, और ये यूक्रेन के आर्मी बता रहे हैं कि रशिया जो है अपना डिफेंड कर रहा है अभी, और लॉन्च कर रहा है एयर और आर्टिलरी। तो यहाँ पे अपने ही स्टेटमेंट को काटते हुए नज़र आ रहे हैं कि रशिया डिफेंड कर रहा है और एयर आर्टिलरी लॉन्च भी कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी नज़र आती है कि ये कहीं लाइज बोल रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे बातें चल रही हैं कि ज़ैपोरिज़ियो न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे हैं, आपको बता दें ये अभी तक का यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि 6 प्लांट इसी के अंदर है। तो यहाँ पे
ज़ेपोरिज़ियो न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका यूक्रेन है, ये आपकी नाइपर रिवर हो गई। तो नाइपर रिवर आपकी आके ब्लैक सी में मिलती है, क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना नहीं है। मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, रसिया, ये कंट्री यूक्रेन से बॉर्डर टच करती हैं। ये रहा आपका ज़ेपोरिज़ियो न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि यहाँ पे डैम था एक, उस डैम को तोड़ दिया गया जिसके कारण पानी यहाँ तक आ गई, और ये डैम इसको भी इम्पैक्ट कर सकती है क्योंकि यहाँ पे अभी रसिया लोग कंट्रोल कर चुके हैं, अपनी रशियन की आर्मी इस न्यूक्लियर पे कंट्रोल कर चुकी है, इसलिए इसको शट डाउन कर दिया गया है। यहाँ पे यही बातें बोली जा रही हैं। तो इसको 6 में से 5 जो रिएक्टर को शट डाउन कर दिया गया है, और देखते हैं ये किस हद तक आगे बढ़ता है। ये जो केस, ये इशू निकल के आ रहा है। तो यूक्रेनियन न्यूक्लियर एजेंसी यहाँ पे बंद कर दी गई है, और इसको आगे जो बातें बोली जा रही हैं कि यूक्रेन की एनर्जी सिस्टम कहीं ना कहीं इस प्लांट से जो चलती थी वो हैम्पर होती हुई नज़र आएंगी, वो कहीं ना कहीं इशू निकाल के आएगी। दूसरी तरफ जो बातें आ रही हैं वो दूसरी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं कवर कर लिया। आशा करते हैं यूक्रेन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको कवर हो गई होंगी। यहाँ पे जो चीज़ें थी वो आपको बता दूँ। यहाँ पे ये आर्मी यूक्रेन की और रसिया की दोनों साउथ ईस्ट वाले सेक्टर में भीड़ रहे हैं, जो कि नाइपर रिवर आपको दिख रहा है। इस वाले सेक्टर को ये कैप्चर कर चुका है, और ये रसिया की आर्मी आगे बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है, जिसके कारण यूक्रेन को वेस्ट यानी यूएसए और लंदन, यूरोपियन यूनियन, इसकी बहुत सारी कंट्री इसको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे इकलौता रसिया, और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज फ्रांस, लंदन, यूके और यूएसए स्वयं यहाँ पे आके खड़ा हो गया है। किसके साथ? यूक्रेन के साथ। तो ये वार बहुत लंबी खींच चुकी है, इसलिए इसमें देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। अभी रिसेंटली बात करी जाए तो न्यूक्लियर मिसाइल अपना तैनात करने के लिए जुलाई में बोल दिया है, आदेश दे दिया है। कौन? रसिया। तो यहाँ पे बेलारूस में यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल तैनात होने की आशंका बता दी गई है। अब देखते हैं किस तरीके से ये वर्ल्ड ऑर्डर, जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से चलती है। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे आपको बता दें, ये आर्कटिक का इशू निकल के आ रहा है। तो आर्कटिक को हम लोग देखेंगे और सारी डिटेलिंग को यहाँ पे समझेंगे। तो क्या चल रहा है, जो मैसिव शीट है आइस की, यहाँ पे कहीं ना कहीं पिघलती हुई नज़र आ रही है, मेल्ट होती हुई नज़र आ रही है। उसी को लेके यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें टैकल करने की ज़रूरत है, डील करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आर्कटिक रीजन की रोल क्या है, अगर वो बात करी जाए तो आप देख सकते हैं ये इन्फ्लुएंस करता है किसको? सीधे सीधे ग्लोबल क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, और राइज एंड फॉल ऑफ आर्कटिक सी टेम्परेचर इसी पे निर्भर करती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट को भी चेंज करती हुई नज़र आती हैं। तो अगर ये चीज़ें आर्कटिक सी जो है, अगर यहाँ पे ये चीज़ें देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ें अगर मेल्ट करके निकलेंगी तो क्या होगा? यहाँ पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं गिरती हुई नज़र आ जाएंगी। इसलिए जो भी चीज़ें सी आइस जो भी मेल्ट हो रही हैं आर्कटिक जोन में, वो क्यों मेल्ट हो रही हैं उस पर सोचने योग्य बातें हैं। अगर हम लोग इस पे ध्यान दें कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको हम रेगुलेट करें, कंट्रोल करें, ग्लोबली वहाँ पे उस चीज़ों को रेगुलेट करें, तब जा कर के कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात ये है, जो भी ग्लेशियर्स हैं, जो भी वहाँ पे आइस की बड़ी बड़ी सीटें हैं 1-1 किलोमीटर अंदर, वो सीटें मेल्ट ना कर पाएँ। वो क्यों नहीं होंगी? अगर हम लोग ऐसी बातें करते हैं तो वो अगर ना हो तब जाकर हम ये चीज़ें सही कर सकते हैं कि कम से कम मेल्टिंग जो हो रही है वो बहुत हद तक रुक जाए। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत है कि आप कार्बन जो इमिट कर रहे हैं ग्लोबली वो कैसे रिड्यूस करें और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर कैसे शिफ्ट किया जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ें जो बोली जा रही, आर्कटिक ओशंस में जो वाइट शीट ऑफ आइस है,
तो आइस एक मेजर रोल प्ले करता है क्या, समर में यहाँ पे आइस जो भी चीज़ें जो भी पड़ती हैं वहाँ पे समर में सूर्य की रोशनी वो रिफ्लेक्ट कर देता है, कोई चीज़ें लगभग एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो आइस जो है ऑलमोस्ट 98% रिफ्लेक्ट कर देता है अपनी उस एनर्जी को, ताकि वातावरण में एनर्जी जो भेज दिया जाए सन की किरणें जो गर्मी पहुंचाती हैं। तो ये विंटर में भी इसका अलग रोल है, एक इन्वेलप कर देता है आर्कटिक ओशियंस को, और समर में ये मेल्ट करना शुरू हो जाता है। तो सनलाइट को टेम्परेचर को ये कहीं ना कहीं मेंटेन करता हुआ भी रोल निभाता है। सी आइस बढ़ जाएगी नॉर्मली अगर मेल्ट होता है, और थिनेस्ट एंड मोस्ट स्पार्ट इन सितंबर। तो सितंबर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, मेल्ट होने के कगार पे आ जाती हैं। एरिया जो कवर्ड है आइस से रफली हाफ ऑफ द साइज ऑफ द विंटर मैक्सिमम विंटर में चीज़ें होती हैं जो कि कवर्ड आइस से हो जाती हैं। ऑनसेट ऑफ विंटर, जब विंटर आता है तो यहाँ पे टेम्परेचर की गिरावट होती है, आइस पुनः अपने आप को मोटे चादर में लपेटते हुए नजर आ रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट का जो एजेंसी है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ आइस सी इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ये लाइट कलर्ड और जो रिफ्लेक्ट कर रहा है सनलाइट बैक टू स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके कारण अगर आइस ही नहीं रहेगी तो टेम्परेचर और तीव्र गति से बढ़ेगी, और ज़्यादा जो भी वर्ल्ड के आइस वगैरह हैं और टेम्परेचर गेन करेंगे। तो जो सी की टेम्परेचर बढ़ेगी, वार्म होगी सी, तो और भी ज़्यादा अगल बगल के जो भी ग्लेशियर्स होंगे मेल्ट करके आएंगे, और लोगों को माइग्रेंट बनना पड़ेगा, रिफ्यूजी बनना पड़ेगा, क्लाइमेट रिफ्यूजी बनाता हुआ नज़र आएगा अगर ये क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं गया। तो सबको यहाँ पे ग्लोबली एक साथ आने की ज़रूरत है। ऐसे केवल हम लोग अपने बातों को गए और COP27 COP28 की मीटिंग में ऐसे बैठ गए तो हम लोग चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को कम से कम इस पे प्रॉपर प्लान लेके एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, वो भी बाइंडिंग होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ें ऐसे हो जाए। तो ये अगर बाइंडिंग होगा, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है बाइंडिंग करना, क्योंकि हर एक कंट्री अलग अलग तबके की हैं, अलग अलग पेस से इकोनॉमिक डेवलप कर रही हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबको एक साथ लेके चलना होगा यहाँ पे, और देखना भी होगा कि उनको उनकी इकोनॉमिक को, उनके लोगों को हैम्पर ना करे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको भी दिमाग में होना चाहिए। सी आइस जो है पहले बहुत ज़्यादा थी, अब वो डिक्रीज होती हुई चली जा रही है, और इस रीजन में कूलिंग इफेक्ट भी रिड्यूस होता हुआ चला जा रहा है। कहाँ पे? आपके आर्कटिक की बात करी जाए तो ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आर्कटिक है, और आर्कटिक का ये आपका सीन तो पहले कुछ इस तरीके से था, 2016 का ही है, वो पुराना है, लेकिन कितनी तीव्र गति से ये चीज़ें कुछ ही महीनों में मेल्ट करके 16 में दिखा रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ये आपका नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल में अगस्त 1980 का ये डाटा, सितंबर 90 का ये, 2000 का ये, और 2019 का ये आंकड़ा, तो 2019 का ये आंकड़ा है, और ये जो पार्ट है ये मेल्ट होता हुआ चला गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ की आइस पिघल के इस वाले फील्ड में आती है, इन वाले कनाडियन फील्ड में आती है, रशियन से वाले फील्ड में आती है, तो कहीं ना कहीं सी लेवल राइज होता हुआ नज़र आएगा, जिसके कारण जो आइलैंड हैं वो डूबते हुए नज़र आएंगे, आइलैंड से लोग हाई लेवल पे शिफ्ट होते हुए नज़र आएंगे, और क्लाइमेट चेंज तीव्र गति से होता हुआ नज़र आएगा। आपको बता दें, अगर सी वाटर जो है वार्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सी वाटर अपने लेवल से वार्म होगा, तो वहाँ के फ्लोरा फौना भी डेंजर में आ जाएंगे, हम लोग ह्यूमन बीइंग भी डेंजर में आ जाएंगे। फ्लड, फेमाइन, ड्रॉट, ये सारी चीज़ें एक साथ निकल के आएंगी, अल नीनो फ्रिक्वेंट हो जाएगा, और वर्ल्ड में बहुत सारी तबाही मचाएगी। सबसे पहले बता दें, जो क्लाइमेट रिफ्यूजी हैं, क्लाइमेट रिफ्यूजी किसे बोलते हैं आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अगर क्लाइमेट चेंज होता है, इसकी वजह से कहीं बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है, फेमाइंस आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, तो यहाँ के लोग माइग्रेट होकर दूसरे जगह पे अपने अवसर को तलाशने के लिए चल जाते हैं, तो वो क्लाइमेट रिफ्यूजी बोले जाते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, आशा करते हैं ये डिटेलिंग आपको मालूम हो गई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये थी आर्कटिक को लेके सारी डिटेलिंग जो कि मैं अभी आपको बताया।
ये बहुत तीव्र गति से ग्रीनलैंड आइस को भी मेल्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। परमाफ्रॉस्ट जो लेयर है उसको भी चेंज करती हुई नज़र आ रही है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? एक लेयर होता है, उसके नीचे सारा बर्फ़ होता है अर्थ के, और वो ढकी हुई रहती है ऊपर, जो कि सॉइल वाले कंटेंट होते हैं। तो ये परमाफ्रॉस्ट होते हैं। परमाफ्रॉस्ट की बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। क्वेश्चंस यहाँ से भी आए हैं। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? अपने अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया को समेटे हुए रहता है, बहुत सारे चीज़ों को समेटे हुए रहता है। इसमें बहुत ओल्ड चीज़ें भी स्पीसीज के रूप में यहाँ पे पड़ी हुई मिल जाती हैं। तो ये अगर परमाफ्रॉस्ट मेल करके आ गया तो हम लोगों को बीमारी तो लगाएगा ही लगाएगा, साथ में और भी प्रकार से इश्यू निकाल के आएगा, जिसको टैकल करने के लिए हमें पुनः विचार करना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ग्रीनलैंड का आइस, आर्कटिक का आइस, अंटार्कटिक का आइस, सारी की सारी आइस शीट अभी गिरती हुई नज़र आ रही हैं। तो लार्सन जो है वो आपका आइस शीट वो बहुत सारी मेल्ट करके पिघलता हुआ नज़र आ रहा है। कई कई किलोमीटर, एक एक किलोमीटर मेल्ट करके निकल चुका है। तो ये चीज़ें हैं, एक बार में अगर आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर की शीट गिर जाती है तो बताइए किस प्रकार से ये चीज़ें चलेंगी। तो जो भी कार्बन इमिशंस का ये हम लोग क्या किए हुए हैं, कार्बन इमिशंस का टारगेट रखे हैं इंडिया 2070 तक। यूएस से क्या टारगेट रखा है कमेंट सेक्शन में बताइए। चाइना क्या टारगेट रखा है वो भी आप बता सकते हैं। तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थी, आपको मैं क्लियर करा दिया। आशा करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलंबिया से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे 40 दिन कुछ बच्चों ने यहाँ पे जंगल में अकेले घुमा, क्योंकि वो खो गए थे। तो वो अभी भी जीवित पा गए हैं। वहाँ की आर्मी गई और कुछ ही समय वहाँ पे पहले क्या हुआ, प्लेन क्रैश भी हुआ था। तो यहाँ पे जो बच्चे खो गए थे कोलंबिया के अमेज़न फॉरेस्ट में यहाँ पे पाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 40 दिन तक ये बच्चे कैसे जीवित थे, ये सोचने योग्य बातें हैं। तो ये वरी करती हैं लोगों को कि किस प्रकार से ये बच्चे अपने आप को टैकल किए 40 दिन तक। 40 डेज़ देखिए ह्यूज टाइम होता है किसी भी चिल्ड्रन को सर्वाइव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई वो दिल दहला दी। तो ये जो आर्मी है आप देख सकते हैं, रेस्क्यू टीम है एक, यहाँ पे गई, बच्चों को खोज के निकाली। तो सबसे पहले कोलंबिया का लोकेशंस देखेंगे तो ये रहा आपका कोलंबिया और ये रहा अमेज़न के फॉरेस्ट। तो अमेज़न के फॉरेस्ट यहाँ तक हैं, कवर करते हैं। तो इन्हीं फॉरेस्ट में बच्चे खो गए थे। और कोलंबिया की कैपिटल बता दें तो आपको बगोता इसकी कैपिटल है। कोलंबिया किन किन स्टेटों से कवर करती है, तो आपका वेनेजुएला हो गया, आपका इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया और ब्राज़ील हो गया। तो ये न्यूज़ में था इसलिए चीज़ें मैं कवर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 लोगों का एक्सप्लोजन में मृत्यु हो गई है एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में। कहाँ पे? तुर्की में। तो तुर्की में अभी चीज़ें थम नहीं रही हैं, कुछ न कुछ होता हुआ रह रहा है। अभी रिसेंटली तुर्की में अर्थक्वेक आई थी, उसके बाद ये चीज़ें एक्सप्लोजन हो गई। तो ये एक रॉकेट थी जो एक्सप्लोसिव प्लांट में तुर्की में ऐसी चीज़ें हुई हैं और बिल्डिंग भी कोलैप्स हो गई। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये इसलिए मैंने डाल दिया। बताया जा रहा है आईएस का हाथ यहाँ पे मिला है। जो भी मेमोरियल थी यहाँ पे सर्विसेज अफ़गानिस्तान की, वहाँ पे वो सुसाइड बम्बिंग के रूप में भेजे। इसमें आईएस का हाथ बताया जा रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान के एटलीस्ट 13 लोग यहाँ पे घायल हुए। 13 लोगों की मृत्यु हुई, 30 लोग घायल हुए। तो ये चीज़ें चल रही हैं। देखिए किस प्रकार से अफ़गानिस्तान यहाँ पे पीस प्रोसेस को लेके आता है। दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। टेड कजिस्की, ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। और ये अना बम्बर के रूप में जाने जाते हैं। अभी इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है 81 साल की उम्र में जेल में। तो क्यों हुई है आपको पता होना चाहिए। यह 17 साल बॉम्बिंग कैंपेन को यहाँ पे इन्होंने चलाया। तो 17 साल बॉम्बिंग कैंपेन इन्होंने चलाया। यह हार्वर्ड एजुकेशन से मैथमेटिशियंस हैं और ये एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग है। तो लेकिन फिर भी 17 साल बॉम्बिंग कैंपेन चलाया। कई लोगों को यहाँ पे कई लोगों की डेथ हो गई और कई सारे लोग यहाँ पे घायल भी होंगे थे। 81 साल की उम्र में यहाँ पे कजिस्की की डेथ हो गई फेडरल प्रिजन मेडिकल सेंटर कैरोलिना में। चीज़ें हैं किस फील्ड से रिलेटेड हैं, कहाँ के हैं, ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी याद होनी चाहिए।
पाकिस्तान रिसेंटली न्यूज़ में है, यहाँ पे प्रपोज किया है बजट किसको लेके, तो फाइट करेगा क्लाइमेट चेंज। पहले हमें ये अपने ही कंट्री के इकोनॉमिक जो डिप्रेशंस में चल रही है इनकी कंट्री, और फिनेंशियल डिप्रेशन में चल रही है, वो कंट्री क्लाइमेट फंड के लिए यहाँ पे बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। तो पहले अपने लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान दीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली फ्लड, फेमाइन और स्टॉर्म भी बाइपरजो आपके ऊपर आ चुका है। तो इसलिए हमें लगता है कहीं ना कहीं कंट्री को एक पीस प्रोसेस के रूप में अगर देखता है अपने आप को, तो ये कहाँ देखना चाहिए इसको, अपने कंट्री को किस प्रकार से बूम किया जाए, और जो बोरो लिया है चाइना से उसको कैसे डील किया जाए। दूसरी तरफ जो टेरर को फंडिंग कर रहा है ये, उसको रोक के ये क्लाइमेट फंड में लगा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ये कंट्री निकल के आ रही हैं, मुस्लिम कंट्री, ये फाइट क्लाइमेट चेंज को लेके यहाँ पे बजट प्रपोजेस की बातें बोली गई हैं। तो पाकिस्तान भी इसमें हाथ आगे बढ़ाना चाहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ईगा स्वीटेक, सडनली अभी पुनः जो है फ्रेंच ओपन बैक टू बैक जीतती हुई नज़र आ रही हैं। तो देख सकते हैं मेहनत इनकी रंग लेके आई है। ये किस कंट्री की हैं आपको एग्जाम कमेंट सेक्शंस में यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मैं हिंट दे दिया हूँ, आशा करते हैं ये चीज़ें आपको कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो ये किस कंट्री की हैं, जो कि सडनली ईगा स्वीटेक अभी फ्रेंच ओपन फाइनल जीती हैं, जो कि ये हारते हारते अभी जीत चुकी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है पर्सनालिटी, याद रखिएगा। और मुचोवा जो हैं यहाँ पे ये रनर अप घोषित हुई हैं। वाटर अज ए वेपन जो कि न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट, उसकी डिटेलिंग को देखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, वाटर यहाँ पे नाइपर रिवर अभी आपको बताया, यूक्रेन का मैप दिखाया था मैं, वहाँ से जो नाइपर रिवर निकल रही थी आप देख सकते हैं। तो ये नाइपर रिवर है, नाइपर रिवर यहाँ से जाती हुई। तो ये नाइपर रिवर में एक डैम था, उस डैम को क्या किया गया है यहाँ पे, वो डैम ब्लास्ट हो गया है, जिसके कारण ये इशू निकल के आ रही है। तो उसी की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। ये खारसन साउदर्न मोस्ट डैम जो है यहाँ पे कखोका डैम, यहाँ पे नाइपर रिवर पे ये चीज़ें थी। तो कखोआ डैम को यहाँ पे ब्लास्ट कर दी गई है, और ये सीधे थोप दी गई है किस पे, कि रसिया के मिलिट्री इसको उड़ा दिए। आपको पता होना चाहिए यूक्रेन पहले रसिया का पार्ट था, और रसिया के जो लेनिन थे वो लोग मिलके इस डैम का निर्माण कराए थे। तो ये चीज़ें थी, बहुत पुरानी समय से ये चीज़ें, रिजर्वायर जो थी वो चलती हुई आ रही थी। और ये ग्रेट साल्ट लेक जो कि ऊटा आपके रसिया और यूरोप का बॉर्डर बनाता है, वहाँ पे ग्रेट साल्ट लेक है, उसके बराबर का इसमें जल स्टोर होता है। तो ये बहुत बड़ी तबाही मचा दी है, वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है। बगल में जो परजियो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि खतरे की घंटी बजा रहा है। तो देखते हैं किस प्रकार से सिविलियंस को यहाँ पे डील करते हैं, कैसे अपनी कंट्री में पीस लाते हैं यूक्रेन के लीडर जेलेंस्की, और किस प्रकार से ये वार आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसको देखा जाएगा। मैक्सिमम डैमेज हो रही है, जो भी यहाँ पे गार्बेज मटेरियल चल रही है, देख सकते हैं सी की और पॉन्ड की क्या हाल है, और जो हमारा साइट है मुंबई का लेक का, वो क्या हाल चाल है। तो यहाँ पे हम लोगों को किस प्रकार से डील करनी चाहिए, जो भी हम लोग वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बैकग्राउंड में जाके यहाँ पे डिटेलिंग हम देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले सॉलिड वेस्ट क्या क्या इंक्लूड करता है, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट को इंक्लूड करता है, सैनिटरी वेस्ट को इंक्लूड करता है, कॉमर्शियल वेस्ट को भी इंक्लूड करता है, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट को, कैटरिंग मार्केट वेस्ट को, और जो भी नॉन रेसिडेंशियल वेस्ट है जैसे कि स्ट्रीट स्विमिंग, सिल्ट रिमूव्ड, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करता हुआ नज़र आ रहा है। हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो एग्रीकल्चरल वेस्ट आ जाती हैं उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करता हुआ नज़र आ रहा है, एग्रीकल्चर और डेयरी वेस्ट को भी इंक्लूड कर रहा है, मेडिकल वेस्ट भी यहाँ पे इंक्लूड करता हुआ नज़र आता है, एक्सक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो एक्सक्लूड करता हुआ बायोमेडिकल वेस्ट भी इसी में आ जाता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सारी चीज़ को अलग प्रकार से यहाँ से अलग प्रकार से इंक्लूड किया जाता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन बन जाए तो ये आपका यहाँ से छूटेगा नहीं।
अर्बन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हमको दिखता है यहाँ पे कि 1.15 मिलियन जो है टन पर डे हम जनरेट करते हैं म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कि एस्टिमेटेड आंकड़ा ये बताता है कि 62 मिलियन टन ऑफ वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं अगर प्रति साल की बात करी जाए तो। 5.6 मिलियन इनमें से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होते हैं, तो 5.6 मिलियन ह्यूज आंकड़ा है जो कि प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। 0.17 मिलियन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, इसके आगे बढ़ते हैं तो हैजार्डस वेस्ट जो जनरेट होते हैं 7.9 मिलियन टन प्रति वर्ष यहाँ पे जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे आंकड़े हैं, आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। 15 लाख टन ई वेस्ट भी नज़र आ रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ वेस्ट को अगर प्रोजेक्ट करता है तो यहाँ पे 165 मिलियन टन 2031 तक यहाँ पे चीज़ें चल आ सकती हैं। 436 मिलियन टन 2050 तक हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या एक्शन गवर्नमेंट ली है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, क्या स्कीम इनिशिएटिव की है। तो गवर्नमेंट के एक्शन और स्कीम को देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आता है वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट। आप यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं दिया नहीं हूँ, यहाँ पे मुंह से बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट बनाया गया, ओपन डेफिकेशंस रोकी गई, सैनिटेशंस किया गया। तो गांव-गांव से लेके शहर तक, सिटी मेट्रो सिटी से लेके लोकल सिटी तक सारी चीज़ें करी गई। वेस्ट टू वेल्थ एक पोर्टल बनाई गई है, इसमें 9 साइंटिफिक मिशंस को इंक्लूड किया गया है PMSTA के तहत। ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। इसके तहत ये चीज़ें उद्देश्य क्या करती हैं कि ये देखेंगी और डेवलप करेंगी टेक्नोलॉजी को और ट्रीट करेंगी क्या, जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको रिसाइकल करेंगी और उस सोर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगी। नेशनल वाटर मिशन भी बनाई गई, ये भी लॉन्च किया गया कि सब्जेक्टिव से कि जो वाटर है उसको कंजर्व करा जाए, मिनिमाइज किया जाए वेस्टेज को। ये सारी चीज़ें चली गई और हर प्रकार से स्टेट लेवल पे इसको इंटीग्रेट करने की बातें बोली जा रही हैं। वेस्ट से कैसे एनर्जी का निर्माण किया जा सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ताकि जो भी पॉल्यूशंस है वो कम हो सके। तो जो हमारा वेस्ट निकल के आ रहा है उसको एनर्जी में कैसे बदलेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल सॉलिड को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो निकल के आया था वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये मैंडेट करता है जनरेटर को कि कोई भी जो प्रोड्यूस कर रहा है वेस्ट को उसको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता हुआ नज़र आ रहा है। तो प्लास्टिक वेस्ट और प्रिवेंट करेगा जो भी प्लास्टिक वेस्ट की गंदगी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, सिग्रीगेट करिए मटेरियल, जो कोई भी ड्राई है, वेस्ट है, गीला है, ये जो भी वेस्ट मटेरियल है सबको सिग्रीगेट करिए। इसका मतलब क्या, अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो अलग, प्लास्टिक प्रोडक्ट है तो अलग, मेडिकल प्रोडक्ट है तो अलग, ड्राई प्रोडक्ट है तो अलग। तो ये सिग्रीगेशंस हुई, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से भी आए हैं और ये जो क्वेश्चंस है पूरी टॉपिक से आया हुआ है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का मैं डिटेलिंग यहाँ पे दे दिया हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटर क्या है यहाँ पे, कि सिग्रीगेट करेगा वेस्ट को किस पार्ट में, 3 स्ट्रीम में। तो सबसे पहले वेट जो कि गीले हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, जो डिग्रेड हो सकते हैं ऑटोमेटिक। दूसरे जो ड्राई हैं जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, मेटल, वुड, ये सारी चीज़ें जो ड्राई के रूप में आते हैं। डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट क्या होते हैं, डाइपर्स हो गए, नैपकिन्स, एम्प्टी कंटेनर, क्लीनिंग एजेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट, ये सारी की सारी चीज़ें डोमेस्टिक हैजार्डस, यानी घर से गंदगी जो निकलती है वो डोमेस्टिक हैजार्डस के रूप में निकलती है। तो सबसे पहले जो वेस्ट जनरेटर है वो उसको पे करना होगा। जो वेस्ट जनरेट कर रहा है फैक्ट्रीज़ में उसको पे आउट करना पड़ेगा वहीं पे, कि वो उसको क्या पॉलिसी लेके चल रहा है, कैसे उसको रेगुलेट कर रहा है। तो यूजर फ्री टू वेस्ट कलेक्टर ये चीज़ें होनी चाहिए। और स्पॉट फाइन एक जगह, ये चीज़ें लीटरिंग जो हो उसको नॉन सिग्रीगेशंस के रूप में चीज़ें जो चल रही हैं उसको कलेक्ट करना ज़रूरी हो गया है। जो भी सैनिटरी पैड हैं, सैनिटरी वेस्ट हैं, डाइपर, सैनिटरी पैड, ये जो भी चीज़ें हैं इसको सही प्रकार से रैप करके तब जाके पाउच में इसको एक बीन में, डस्टबिन में जहाँ पे डाला जाएगा, तब एक जगह से दूसरे जगह जो प्रोडक्ट जाता है, दूसरे से तीसरे जगह जाता है, जब फाइनल जाता है प्रोडक्ट रिसाइकल होने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए, तब जाके यहाँ पे ट्रांसमिशंस ऑफ द डिजीजेज
या पॉल्यूशंस नहीं होंगी। लेकिन अगर यहीं पे अगर सैनिटरी पैड ऐसे ही फेंक दिया एक जगह और बारिश हो रही है तो गीला नीचे रिसीड हो रहा है उसका वाटर, तो पानी पुनः हम लोगों को टंकी में भरा जा रहा है, तो ये चीज़ें एक चैन के रूप में कार्य करती हैं। तो इसीलिए हमको एक चैन के रूप में कार्य करना पड़ेगा कि कहीं भी कोई भी डायपर हो, सैनिटरी पैड हो, कोई भी केमिकल वेस्ट हो, उसको एक प्रकार से रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो जो ई वेस्ट है, मोबाइल फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, इसको भी सही प्रकार से रेगुलेट और प्रॉपर एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। जो प्लान की इम्प्लीमेंटेशन हो वो प्रॉपर सही तरीके से होनी चाहिए और लोगों का सहभागिता, पीपल पार्टनरशिप यहाँ पे बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो पीपल की रोल जो है निकल के आती है, वो भी हम किस प्रकार से डील करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आशा करते हैं ये सारी डिटेलिंग आपको पसंद हो गई होगी। ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हों तो इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और दूसरी चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दें, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसका PDF प्रतिदिन का मिल जाता है। तो अगर आप उस चैनल पे नए हैं तो वहाँ पे जाके आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी।